अस्सलाम एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन। बेटा वही केस ओटी क्यू अभी हम कर रहे हैं और टॉपिक वही है आपके पास सब्सटेंटिव। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 till 5। पीडीएफ आपके पास मौजूद है। आपने क्या काम करना है? सबसे पहले इस केस को आपने रीड करना है। अच्छा, टॉपिक वही है, ऑडिट एविडेंस या सब्सटेंटिव। ठीक है, ये आपके पास सारी चीजें हैं। और मैं अपनी इस वीडियो को थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। आप चाहे पीडीएफ से, चाहे स्क्रीन से आपको जो नजर आ रही है, वीडियो को पॉज करो और इस पूरे सिनेरियो को एक बार जरा गौर से रीड कर लो। फिर मैं आपको पढ़ के एज यूजुअल जैसे केस ओटी क्यूज हम लोग कर रहे हैं मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। जल्दी से बेटा इसको रीड कर लीजिएगा। चले जी, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं बेटा आप लोगों ने इसको रीड कर लिया है। नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस। क्या लिखा हुआ है? इट इज जुलाई 1 जुलाई 20x5। यू आर एन ऑडिट सुपर सीनियर इन स्टेपल एंड कंपनी एंड यू आर प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री। आप बेटा क्या काम करो, मुझे एक बात बताओ। आप ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हो, ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान आउट कर रहे हो इन रिलेशन टू द इन्वेंट्री ऑफ फॉर ग्लास कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 August 20x5। Glass company is a paint manufacturer and has been trading for over 50 years. ये एक पेंट मैन्युफैक्चरर है which has been trading for over 50 years. It operates from one central site which includes production facility, warehouse and administrative offices. ठीक है, अभी क्या बात लिखी हुई है बेटा? पेंट मैन्युफैक्चरर है, trading for over 50 years, operates from one central site which includes production facility है वहां पे, वेयर हाउस है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है आपके पास। ठीक है, चले आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्या लिखा बेटा इसमें? टू अवॉइड द डिसरप्शन ऑफ ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट, टू अवॉइड द डिसरप्शन ऑफ ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट, ग्लास कंपनी हैज दिस ईयर इंट्रोड्यूस्ड अ कंटिन्यूस या परपेचुअल इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम। A timetable of inventory count is maintained and regularly reviewed. ठीक है बेटा, अब क्या लिखा हुआ है इसमें? डिस्ट्रप्शन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है और टाइम टेबल ऑफ इन्वेंट्री काउंट इज मेंटेन एंड रेगुलरली रिव्यूड। वो रेगुलरली रिव्यू भी करते हैं। द फॉलोइंग इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसेस हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय ग्लासको कंपनी। नंबर 1, द टीम प्रिंट्स इन्वेंट्री क्वांटिटीज and description from the system and these records are then compared to the inventory physically present। मतलब ये लोग अपना कुछ काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? द टीम, क्या लिखा हुआ बेटा इसमें आपके पास? प्रिंट द इन्वेंट्री क्वांटिटीज, यानी कि प्रिंट का मतलब ये कि कंट्रोल पी करके कोई प्रिंट आउट निकाल लेते होंगे। एंड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सिस्टम, प्रिंट आउट निकाला। एंड दीज रिकॉर्ड्स आर देन कंपेयर टू द फिजिकल इन्वेंट्री प्रेजेंट, यानी कि रिकॉर्ड इन्होंने प्रिंट आउट निकाला और फिजिकल इन्वेंट्री से जाके कंपैरिजन कर लिया। नंबर 2, any discrepancy in relation to quantities are noted on the inventory sheet। इनके हाथ में एक इन्वेंट्री शीट है और वो लोग इन्वेंट्री को देख रहे हैं और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आ गई, क्या नजर आ गई? डिस्क्रिपेंसी इंक्लूडिंग एनी आइटम्स नॉट लिस्टेड ऑन द शीट बट प्रेजेंट इन द वेयरहाउस एरिया। ठीक है, वो उसको नोटेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सिस्टम क्या यार, इन्होंने कंप्यूटर वो प्रिंट आउट निकाला कंप्यूटर से और फिर उसके बाद इन्होंने क्या काम किया? फिजिकल जाके इन्वेंट्री के साथ उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू किया। इंक्लूडिंग एनी आइटम्स नॉट ऑन द लिस्ट ऑन द शीट बट प्रेजेंट फिजिकल इन द वेयरहाउस। मतलब लिस्ट को देख रहे हैं, इन्वेंट्री जो भी डिस्क्रिपेंसी उसको नोट कर लेते हैं। एनी डैमेज गुड्स और ओल्ड आइटम्स आर नोटेड एंड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द इन्वेंट्री शीट्स। अगर कोई ऐसी आइटम है जो आपके पास ओल्ड है या डैमेज्ड है, ये लोग क्या काम कर रहे हैं? उसको रिमूव कर देते हैं अपनी इन्वेंट्री शीट से, ये लोग रिमूव कर देते हैं। फिनिश्ड, आगे बढ़े। देखो बेटा क्या हुआ है। फिर लिखा है ड्यूरिंग द काउंट there will be continue to be inventory movements with goods arriving and leaving the warehouse during the count। there will be continue to the movement of inventory, यानी कि जब इन्वेंट्री गिन रही, इन्वेंट्री आ रही जा रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन ये लोग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इन्वेंट्री मूवमेंट हो रही है, इन्वेंट्री की मूवमेंट हो रही है ड्यूरिंग द काउंट। फिर क्या लिखा है नंबर 5 में आपके पास बेटा? नंबर 5 में लिखा हुआ है इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस। इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस, यानी कि अगर हमारे वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी है जो किसी और की है, बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी, बिफोर द काउंट
commences and kept in a separate location. यानी कि इन्वेंट्री काउंटिंग करते वक्त अगर कोई इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी की है तो वहां से उठा के उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बिफोर द इन्वेंट्री काउंट कमेंसेस एंड कीप इन द सेपरेट लोकेशन, वो सेपरेट लोकेशन में उसको रख देते हैं। ये सिंपल सा बेटा आपके पास इन्वेंट्री का ये एक प्रोसेस था, सिंपल, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं लिखी है। नंबर वन बेटा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। नंबर वन में लिखा हुआ है बेटा आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स? नंबर वन, द एक्सटर्नल ऑडिटर विल परफॉर्म इन्वेंट्री काउंट to ensure the inventory figure is accurate for the financial statement. The answer is absolutely wrong. क्यों बेटा wrong? और external auditor will perform inventory count. अरे नहीं, आप याद करो आइजा 501 पढ़ा था, 501। ऑडिट इन्वेंट्री काउंटिंग मैनेजमेंट करती है, ऑडिटर इन्वेंट्री काउंटिंग को जाकर अटेंड करता है, ऑडिटर खुद काउंट नहीं करता, वो सेकंड काउंट करता है। इन्वेंट्री काउंटिंग एक्चुअली में जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो बेटा याद करो आइजा 501, ठीक है, ऑडिटर अटेंड करता है, ऑडिटर अटेंड करता है द इन्वेंट्री काउंटिंग, द इन्वेंट्री काउंटिंग being done by the management. Being done by the management, ठीक है, वो ऑडिटर इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड करता है। तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर टू क्या लिखा हुआ है? द इन्वेंट्री काउंट इज यूज्ड टू एंश्योर इन्वेंट्री इज वैल्यूड अप्रोप्रिएटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं बेटा, इन्वेंट्री काउंटिंग तो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब आप खुद सोचो, मैं इन्वेंट्री गिनती कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, एफएस को देख रहा हूं, इससे क्या पता चलेगा? वैल्यूएशन एक अलग चीज है। इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए नहीं है अप्रोप्रिएटली। इन्वेंट्री काउंटिंग जो है ना बेटा, वो आपके पास क्या चीज है? वो एग्जिस्टेंस चेक करती है, वो आपके पास इन्वेंट्री की कंडीशन पता लगती है, कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए होती हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर थ्री, ऑल कंपनीज मस्ट सीज प्रोडक्शन ऑन डेज एन इन्वेंट्री काउंट इज परफॉर्म्ड। बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या हम अपनी प्रोडक्शन को सीज कर दें जिस दिन इन्वेंट्री काउंटिंग होगी? बंद करो, इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही है। अरे नहीं, उसको मैनेज करना होगा। नंबर फोर, द एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट अटेंड द इन्वेंट्री काउंट इफ इन्वेंट्री इज मटीरियल बैलेंस। द आंसर इज यस। ये जो अभी ऊपर यहाँ पर मैंने लिखा आइजा 501, ठीक है, ऑडिटर इज अटेंडिंग द इन्वेंट्री काउंटिंग। तो ऑप्शन हो गया 4, यानी कि ये 4 हो गया आपके पास। नाउ लेट्स मूव ऑन। नंबर टू में प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है इसमें, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री काउंट टाइम टेबल? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर मेंटेनिंग एन इन्वेंट्री काउंट टाइम टेबल फॉर परपेचुअल इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन? क्या प्राइमरी रीजन आपके पास मौजूद है? ठीक है, नंबर वन क्या लिखा हुआ है? To ensure obsolete inventory is identified on timely basis. No. इन्वेंट्री काउंट टाइम टेबल परपेचुअल इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम का मतलब पता है क्या है? सिंपल मकसद ये है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू एंश्योर ऑल एरियाज आर काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर। टू एंश्योर ऑल एरियाज आर काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर, ये मकसद है बेटा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की, इन्वेंट्री को मेंटेन करना और टाइम टेबल वगैरह को मेंटेन करना। टू एंश्योर वेयरहाउस स्टाफ आर नॉट स्टीलिंग द इन्वेंट्री, ये भी नहीं है। टू एंश्योर डैमेज्ड इन्वेंट्री इज आइडेंटिफाइड, ये भी नहीं है। डैमेज ऑब्सोलेट नहीं बेटा, तो ये मकसद है एक्चुअली में। टू एंश्योर ऑल एरियाज आर काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर, सही। ये मतलब बेसिकली इन्वेंट्री काउंटिंग का एक वो है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास? नंबर थ्री में आ जाओ। सेलेक्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लासगोज कंपनीज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। या तो ट्रू है फॉल्स है। ये आपके पास लिखा है, कुछ 4 स्टेटमेंट्स आपको बतानी है, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, उसके ऊपर फिर अभी हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कीजिएगा। चलो जी बेटा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके जो है ना वो रीड कर लिया था। नंबर 1 क्या लिखा है? स्टेपल एंड कंपनी कौन है बेटा? ऑडिटर है, ये है ना। स्टेपल एंड कंपनी, आप ऑडिटर हो, ठीक है। स्टेपल एंड कंपनी किधर गई? ये इधर ही है। स्टेपल एंड कंपनी मस्ट अटेंड at least one count to ensure adequate controls are applied.
यानी कि ऑडिटर एटलीस्ट एक दफा काउंटिंग जाके अटेंड जरूर करेगा कि वहां पे अरेंजमेंट्स वो तमाम चीजें सब सही चल रही हैं। द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। नंबर टू में क्या लिखा है? कट ऑफ टेस्टिंग। बेटा कट ऑफ का आपको पास मतलब पता है ना कि रिकॉर्डिंग इन द करेक्ट टाइम पीरियड, रिकॉर्डिंग इन द करेक्ट टाइम पीरियड। कट ऑफ टेस्टिंग क्या बोला इसने बेटा आपके पास? कट ऑफ टेस्टिंग विल ओनली नीड टू बी performed if a full count is carried out at the year end. If a full count is carried out at the year end, the answer is false. बेटा कट ऑफ टेस्टिंग तो जरूरी थोड़ी if a full count is carried out. No, फुल काउंट का मतलब ये कि एक एक चीज बेटा जरूरी नहीं है। अभी अगर सैंपल बेसिस पे भी हो रही है तो वहां से भी आपको अंदाजा मिल जाता है। कट ऑफ टेस्टिंग का ऐसे कोई भी वो नहीं है। कट ऑफ टेस्टिंग विल ओनली नीड टू बी परफॉर्म इफ फुल काउंट इज कैरिड आउट एट द ईयर एंड। द आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? ईयर एंड की चीजों को उठाकर आपने देखना कि 31 तारीख की कोई चीज पहली को या पहले और आखिरी हफ्ते में गलत रिकॉर्ड ना हो जाए, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर लिखा ऑल लाइंस ऑफ इन्वेंट्री मस्ट बी काउंटेड एटलीस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग अ ईयर। नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट वंस अ ईयर। एटलीस्ट ट्वाइस नहीं होना था, होता है, ठीक है ना? एटलीस्ट ट्वाइस नहीं है और फॉल्स है ये। Staple and company should visit the client premises at least once a year and request, यहां तक तो सही है। सरप्राइज काउंट, अरे नहीं, ऑडिटर छापा नहीं मारता, सरप्राइज नहीं करता। ऑडिट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। ऑडिट क्या बेटा आपके पास? एक प्लान्ड एक्टिविटी है, तो ये भी बेटा आपके पास फॉल्स हो गया। नंबर 4, सेलेक्ट वेदर इन्वेंट्री काउंट प्रोसेस डिस्क्राइब रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ और डेफिशिएंसीज। ये ऊपर उन्होंने 5 दी थी ना चीजें, 5। पहला क्या लिखा है? पहला क्या लिखा है? द टीम प्रिंट्स द इन्वेंट्री quantities and description from the system and records and are compared to the inventory physically present. The answer is बेटा ये deficiency है। quantities नहीं होनी चाहिए। आप याद करो बेटा, quantities नहीं होनी चाहिए। आपको रेगुलर टॉपिकल वीडियो में क्या पढ़ाया था कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक शीट है, मैं आपको दे रहा हूं, उस पर लिखी हुई है इन्वेंट्री के यूनिट्स। क्या लिखे? मैं आपको कह रहा हूं बेटा जाके जरा गिनो, ये 5000 यूनिट्स पड़े, जाके गिनती करके आओ। इसका मतलब मैं आपको पहले से बता रहा हूं, ये तो वही बात हो गई, मैंने आपको एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया और आपको बोला बेटा सॉल्व करो, इसका आंसर 510 आएगा। अरे पहले से आंसर थोड़ी बताते हैं, तो क्वांटिटीज तो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गई बेटा आपके पास क्या? डेफिशिएंसी। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? एनी डिस्क्रिपेंसी इन रिलेशन टू दी quantities are noted on the inventory sheet including any items not listed on the sheet but present in a warehouse area. ऑल डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी नोटिंग करते हैं लोग शीट में, इंक्लूडिंग जो भी चीजें नहीं है वगैरह, बिल्कुल सही है। ये हो गया बेटा आपके पास स्ट्रेंथ, ठीक है, ये हो गया आपके पास स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आगे बढ़ो। एनी डैमेज्ड एनी डैमेज्ड और ओल्ड आइटम्स आर नोटेड एंड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द इन्वेंट्री शीट। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पास है ये अगर इन्वेंट्री शीट से रिमूव कर देंगे, डैमेज है ना? डैमेज होने का मतलब क्या है? एक चीज मैं देख रहा हूं, मेरी शीट में लिखी है 10 यूनिट्स हैं, उनमें से 2 खराब है, उधर ही पड़े, लेकिन मैंने रिकॉर्ड से मिटा दिए, तो रिकॉर्ड तो अंडर स्टेट हो जाएंगे। बेटा आपको चाहिए कि उसकी वैल्यूएशन कम करके लिखो। अगर वो 50 रुपए की चीज है तो अब 40 की है, 40 लिखो शीट में। इन्होंने बोला अगर कोई ओल्ड आइटम है तो रिकॉर्ड से उड़ा दो। अरे भाई डेफिशिएंसी है ये, इससे आपके जो रिकॉर्ड्स हैं बेटा, रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? इससे अंडर स्टेट हो जाएंगे। रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे बेटा? इससे अंडरस्टेट हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी करना होगा यार आपको। नंबर 4, ड्यूरिंग द काउंट देयर विल बी कंटिन्यू टू द मूवमेंट ऑफ इन्वेंटरी गुड्स इन एंड आउट। बेटा ये तो डेफिशिएंसी है, 100% डेफिशिएंसी है, ठीक है। मतलब सामान आ रहा है जा रहा है, मैं गिनती कर रहा हूँ 1 2 3 4, फिर सामान आया, रख 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 सामान रख, फिर हो गया 1 2 3 4, यार सामान लेके जा, सामान लेके जा, मैं काउंटिंग कैसे करूंगा भाई? तो ये तो नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आगे बढ़े। इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज इज रिमूव फ्रॉम द वेयरहाउस। यस, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1000 यूनिट्स पड़े, इसमें से 200 यूनिट किसी और के, हमने कहा इनको उठा के साइड पे रखो क्योंकि किसी और का माल है, हमारा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेरा सामान आपके वेयरहाउस में पड़ा जा सकता है या आपका सामान मेरे वेयरहाउस में रख सकते हैं।
कमर्शियल डीलिंग्स में ऐसा होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट क्या हुआ, इन्वेंट्री वेयरहाउस में आपके पास जो सामान किसी थर्ड पार्टी का है वो हम पहले से उठा के साइड पे रख देते हैं, फिर इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं। बेहतरीन, ये तो स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये तो स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब कितनी स्ट्रेंथ हो गई है आपके पास, दूसरी और पांचवी स्ट्रेंथ है, बाकी सब डेफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपके पास ये जो आपके पास दूसरी और पांचवी स्ट्रेंथ है, बाकी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आपके पास डेफिशिएंसीज है। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल आते हैं, आपको टिक वगैरह करना होगा। अब आ जाओ बेटा नंबर 5। नंबर 5 पे बेटा जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है। नंबर 5, during the inventory count you perform test counts agreeing inventory quantities on the count sheets to physical inventory present in the warehouse and from physical inventory to the count sheets। आपने ऊपर कहीं ना कहीं किसी लेक्चर में देखा होगा ना, रिकॉर्ड टू फ्लोर, फ्लोर टू रिकॉर्ड टेस्टिंग, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बार इसको वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इसको बेटा एक बार जरा दोबारा से चेक करो क्या लिखा हुआ है। ओके, दैट्स पर्टिकुलरली फाइन। देखो बेटा, ये है एक चीज, मैं यहाँ पे इस वाले लेक्चर में भी लिख देता हूं बेटा। एक होता है रिकॉर्ड टू फ्लोर टेस्ट, रिकॉर्ड टू फ्लोर टेस्टिंग। रिकॉर्ड टू फ्लोर का मतलब क्या होता है कि पहले आप रिकॉर्ड देखते हो, आपने देखा उस पे 3 यूनिट्स है, शीट पे लिख नजर आ रही 3 यूनिट्स, फिर आपने बोला चल आके देखते हैं। फ्लोर मतलब प्रोडक्शन रूम में गए या वेयर हाउस में गए। मैं इसकी एग्जांपल, अच्छा ये इन्वेंट्री है, मैंने शीट देखी उसमें 10 यूनिट्स थे, शीट रिकॉर्ड्स में 10 यूनिट थे। फिर मैं आ गया वेयर हाउस में, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं रिकॉर्ड से फ्लोर पे जा रहा हूँ, रिकॉर्ड से फ्लोर पे जा रहा हूँ। तो जो एंड होता है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो रिकॉर्ड से फ्लोर पे जाने से मुझे पता चल गई एग्जिस्टेंस। क्या पता चल गई, एग्जिस्टेंस। अब आप इसका वाइस वर्सा करो। पहले मैं गया फ्लोर पे, मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो इन्वेंट्री में अपनी गुनहगार नजरों से देख रहा हूँ इन्वेंट्री, मैंने कहा रिकॉर्ड खोल के देख पढ़े कि नहीं पढ़े। तो ये क्या चीज है बेटा, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे फ्लोर टू रिकॉर्ड टेस्ट। फ्लोर टू रिकॉर्ड टेस्टिंग, यानी कि पहले फर्स्ट इधर आ जाएगा और सेकंड आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, फ्लोर टू रिकॉर्ड टेस्ट, पहले हम फ्लोर पे देखे फिर हमने रिकॉर्ड पे देखा। तो ये पता चलता है कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या पता चलता है बेटा आपके पास, कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये आपके पास पता चलता है कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आगे बेटा प्रोसीड करते हैं, देखो क्या लिखा है। अब यही चीज ऊपर लिखी है, देखो क्या लिखा है, काउंट शीट टू इन्वेंट्री। काउंट शीट, काउंट शीट का क्या मतलब हुआ बेटा, वही रिकॉर्ड से फ्लोर, रिकॉर्ड से फ्लोर, तो एग्जिस्टेंस। ये इन्वेंट्री टू काउंट शीट है, यानी कि फ्लोर टू रिकॉर्ड, कंप्लीटनेस है। दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये वाली एक केस ओटी को यहाँ पे कर लिया। अब इसी स्लाइड में, इसी वीडियो लेक्चर के अंदर एक और केस ओटीक्यू है, वहां पर चलते हैं हम लोग। और वो ये रहे बेटा आपके पास केस ओटीक्यू। तो सबसे पहला, अच्छा इसका ताल्लुक बेटा सैम्पलिंग से है, ये वही प्रोसीजर्स है लेकिन सैम्पलिंग से इसका ताल्लुक है। अब आप लोगों ने करना क्या बेटा, आपके पास पीडीएफ भी मौजूद है। द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन 1 till 5। आपके पास पीडीएफ भी मौजूद है, प्लस आपके पास ये स्क्रीन पर भी है। जैसे चाहे कुछ भी करें, इसको वीडियो को पॉज करें और इस पूरे सिनेरियो को एक बार जरा रीड कर लें। चले जी बेटा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आपने इसको रीड कर लिया। इट इज 1 जुलाई, यू आर एन ऑडिट सीनियर इन थॉर एंड कंपनी and you have been assigned to the audit of Hemsworth Company for the year ended 31st May 20x5. You are due to commence the audit of trade payables and the following procedures are listed in an audit plan. You are due to commence, आपने ये सारी चीजें जो है ना बेटा वो भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, due to commence the audit of trade payables and following procedures are listed in the audit plan। ठीक है, ये प्रोसीजर है, ये सिलेक्शन मेथड है। नंबर 1, for 20 invoices listed in the list of individual supplier balance, for 20 invoices listed
in the list of individual supplier balance, trace the amount recorded to the purchase invoice. ये क्या काम कर रहा है बेटा? ये काम ये कर रहा है आपके पास for, क्या बोला इसने, 20 इनवॉइसेस लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ सप्लायर बैलेंस. एक लिस्ट है, उसमें सप्लायर बैलेंस के बारे में लिखा हुआ है. क्या कह रहा है ये? ट्रेस द अमाउंट रिकॉर्डेड, जो अमाउंट रिकॉर्डेड है उसकी इनवॉइसेस के साथ ये लोग ट्रेस कर रहे हैं. ये प्रोसीजर है, ठीक है. मतलब हमारे पास एक लिस्ट बनी है, 1 2 3 4 5 6 20 करके इनवॉइसेस है लिस्ट में. उनकी अमाउंट उनकी इनवॉइस से टैली कर रहा है. एक पर्चे पे लिखा है किस किस के कितने पैसे देने हैं और उसको इनवॉइस के साथ एग्री कर रहा है. बेहतरीन, सही है. अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? सिलेक्शन मेथड स्टार्ट एट अ रैंडम पॉइंट एंड टेस्ट एवरी 100. वो नहीं, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग. ये आपके पास क्या चीज होती है बेटा? सिस्टमैटिक सैंपलिंग. व्हाट इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग प्यारे बच्चों? सिस्टमैटिक सैंपलिंग का तो मतलब ये होता है कि आप एक रैंडम स्टार्ट करते हो. क्या स्टार्ट करते हो? रैंडम स्टार्ट करते हो और फिर एक पैटर्न को फॉलो करते हो. रैंडम स्टार्ट करते हो और एक पैटर्न को फॉलो करते हैं. सही है, रैंडम स्टार्ट एंड फॉलो द पैटर्न. ठीक है, अभी देखते हैं सवाल क्या पूछा है. फ्रॉम द बैंक लेजर अकाउंट, बैंक लेजर अकाउंट से सेलेक्ट करो 10 पेमेंट्स मेड टू सप्लायर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड ट्रेस टू रिलेटेड GRN. सेलेक्ट 10 पेमेंट्स मेड टू सप्लायर. 10 पेमेंट्स, जो पेमेंट्स आपने सप्लायर को कर दिए हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ट्रेस करो GRN से. यानी कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं? जो पेमेंट हो गई है ना सप्लायर को, 10 पेमेंट्स मेड टू सप्लायर इन द फर्स्ट वीक, उनको हम GRN से देख रहे हैं कि सामान आया था ना. इफ द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन और बिफोर 31st में, ट्रेस थ्रू द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर बैलेंस और एक्रूअल लिस्ट. डेट के ऊपर बात आ गई है. क्या पता ये अकरेंस, कट ऑफ, इस किस्म की कुछ बात कर रहा हूं. अभी हम आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है? ये इसके प्रोसीजर है. हाईएस्ट वैल्यू पेमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड स्पेसिफाइड. हाईएस्ट इनका ये, एक मिनट, ये सिलेक्शन मेथड क्या है? हाईएस्ट वैल्यू पेमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड सप्लाइड, मतलब हाईएस्ट वैल्यू को उठा के चेक कर लेना. नंबर 3, for 10 suppliers included in the list of individual suppliers, re-perform the supplier statement reconciliation. Re-perform क्या कर रहे हैं बेटा? सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन 10 बैलेंसेस को. और इसका सैंपलिंग, इसका जो सिलेक्शन मेथड है वो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एनी सप्लायर दैट हैव सेंट सप्लायर स्टेटमेंट एट द ईयर एंड. एनी सप्लायर्स दैट हैव सेंट, कोई भी सप्लायर, ये लोग जिसने भी आपके पास वो भेज दिए, सप्लायर स्टेटमेंट भेजिए, उसको उठा के ये लोग क्या कर रहे हैं? रीपरफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, अब आगे देखो बेटा क्या लिखा है. सैंपल साइज हैव बीन सेलेक्टेड based on results. Sample size have been selected based on results of risk assessment performed at the planning stage. बेटा प्लानिंग स्टेज पे आपको याद है ना, अगर रिस्क ज्यादा होता है तो मटीरियलिटी कम होती है, तो प्रोसीजर, टीम, टाइम, सैंपल प्रोसीजर्स बढ़ जाता है. याद करो, रिस्क ज्यादा, मटीरियलिटी कम, टीम, टाइम, सैंपल प्रोसीजर्स बढ़ जाता है. ठीक है, ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं. अच्छा, अब जरा चेक करो बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें. अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है जी आपसे? Which three of the following should be considered when deciding whether to use sampling? कौन सी 3 चीजें आपने कंसीडर करनी है whether to use sampling? कौन सी 3 चीजें? नंबर 1, the time the auditor has available to perform the procedure. the time मतलब आज मेरे पास 10 मिनट है, नहीं, आज मेरे पास 2 घंटे. यूं होगा? अरे मैं तो कर ही ऑडिट रहा हूं, मैं तो हर रोज आके काम कर रहा हूं. मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं आज थर्सडे, यार आज मेरा ना मूड नहीं हो रहा, मैं आज 2 घंटे काम करूंगा. 2 घंटे में सैंपल जितना होता है ले आओ. अरे भाई कल कर ले यार, अगर अच्छा फील नहीं कर रहा है कल कर ले. पूरा ऑडिट तो 2-3 महीने का, ये थोड़ी है कोई, ये कोई सेंस थोड़ी कि ऑडिटर जितने टाइम में अवेलेबल है, भाई मैं इस वक्त 10 मिनट में जितना हो सकता है देख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है. नंबर 2, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द पॉपुलेशन. यस, इट डज मेक सेंस कि पॉपुलेशन कितनी एप्रोप्रिएट है, पॉपुलेशन का साइज कितना है. पॉपुलेशन एप्रोप्रिएटनेस का मतलब बेटा यहाँ पर आपके पास ये हो जाता है कि जो भी आपके पास पॉपुलेशन है
वो कितनी अप्रोप्रिएट है, एक्यूरेट है, कितना अप्रोप्रिएट और एक्यूरेसी से, मतलब सारी चीजें पड़ी हुई है। पॉपुलेशन का साइज कितना है, कंप्लीटनेस ऑफ द पॉपुलेशन, जरूरी नहीं है अगर एक चीज कंप्लीट नहीं है। देखो जितना है ना, जितना वो मेरे लिए पॉपुलेशन है। मिसाल के तौर पे टोटल ट्रांजैक्शन है 1000, लेकिन एक्चुअल में 1200 है, मेरे सामने ही है, तो मैं इसको ही पॉपुलेशन बोलूंगा। जरूरी नहीं कि इसमें से सैंपल हो, जितना मुझे मिलेगा। और नंबर 4 है द ईज विद विच इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल। यस, ये भी फैक्टर कंसीडर, ये फैक्टर कंसीडर होते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं वेदर टू यूज द सैम्पलिंग और नॉट। सही है। अब आगे बढ़े, नंबर 2, आइडेंटिफाई वेदर सिलेक्शन मेथड्स डिस्क्राइब रिप्रेजेंट सैम्पलिंग। वो ऊपर 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 ये बात की थी ना बेटा, एक होता है सैम्पलिंग, एक होता है नॉट सैम्पलिंग। अगर मैं 3 ट्रांजैक्शन है, एक 1000 रुपए की है, दूसरी 2000 की है, तीसरी 10,000 की है, मैंने कहा मैं तीसरी ट्रांजैक्शन ही चेक करूंगा, तो ये सैम्पलिंग नहीं है। सैम्पलिंग का मतलब होता है जिसमें इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। एक होता है सैम्पलिंग, एक होता है सिलेक्शन मेथड, देयर आर टू डिफरेंसेस। एक सैम्पलिंग है, दूसरा सिलेक्शन है। अब अगर आप यहां चेक करो, इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला वाला, स्टार्ट अ रैंडम पॉइंट एंड टेस्ट एवरी 10th आइटम, ये मेरे लिए सैम्पलिंग है। स्टार्ट अ रैंडम पॉइंट, ये एक रैंडम स्टार्ट करते हैं सो दैट एवरीथिंग हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो जो आप रैंडम स्टार्ट करते हो ना, इसमें आपके पास क्या है कि एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है। नंबर टू के लिए हाईएस्ट वैल्यू पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। हाईएस्ट वैल्यू पेमेंट, व्हाट इज हाईएस्ट वैल्यू पेमेंट? ये सिलेक्शन है, सैंपलिंग नहीं है। ये सैंपलिंग नहीं है, ये सैंपलिंग नहीं है बेटा, ये इट्स अ नॉन सैंपलिंग, ये सिलेक्शन है। पहली वाली सैंपलिंग थी, दूसरी वाली नॉन सैंपलिंग है। तीसरा, एनी सप्लायर दैट हैव सेंट सप्लायर स्टेटमेंट एट द ईयर एंड। इससे बोला जो आखिर में भेज देगा ना ईयर एंड पर स्टेटमेंट, उसको रिकैलकुलेट कर लूंगा। जो भी है उसको सेलेक्ट किया, तो ये भी आपके पास ये दोनों सिलेक्शन है, ये दोनों सिलेक्शन है, नॉट सैंपलिंग। ये सैंपलिंग नहीं है बेटा। तो ये आपके पास क्या है, ये भी नॉट सैंपलिंग, यानी कि ये सिलेक्शन मेथड है। ठीक है, ये आपके पास सिलेक्शन मेथड है। नंबर थ्री, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर नंबर वन, if method stated to test every 10th item, which method would it be described? बेटा ये तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, हमने पहली बात कर ली थी इसके ऊपर। ये तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है ना, सिस्टमैटिक। एक होता है रैंडम, एक होता है सिस्टमैटिक। ये सारी चीजें आपने टॉपिकल वीडियो में पढ़ी हुई हैं। फिर आ जाओ बेटा नंबर 4, व्हाट इज इन दिस नंबर 4 में चेक करो क्या कह रहा है। In relation to the procedures described, which of the following statements are true? In relation to the procedures described, ये 3 प्रोसीजर्स है ना, ये जो भी है, सॉरी प्रोसीजर तो ऊपर लिखे हुए हैं, सॉरी। Which of the following statement are true? Procedure number 1 address the assertion of occurrence। और पे क्या लिखा हुआ है इसमें कि जो आपके पास प्रोसीजर नंबर 1 है, प्रोसीजर नंबर 1 फॉर 20 इनवॉइसेस, ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसने क्या बोला आपसे? इसने बोला है अकरेंस। नहीं नहीं नहीं, अकरेंस का मतलब क्या होता है? देखना कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं। ये काम क्या कर रहे हैं, इधर देखो, ये क्या काम कर रहे हैं? ये लिस्ट में से बैलेंस उठा के इनवॉइस में से चेक करते हैं। अकरेंस नहीं है। अकरेंस पता है क्या होती है? मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता, मिसाल के तौर पे बेटा मैं आपसे कहता ये पेन में स्टाइलस में भी लेकर आयो, आप बोलोगे यार ट्रांजैक्शन हुई है तो इनवॉइस दिखाओ। हाँ, इसका मतलब ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन ये काम कुछ और कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये लिस्ट में से इनवॉइस की अमाउंट उठाते हैं और इनवॉइस के साथ चेक करते हैं। तो ये दरअसल चेक किया जाता है एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट। ये बेसिकली एक्यूरेसी चेक की जा रही है, एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट। एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट, तो बेटा ये वो चेक नहीं कर रहा,
ये कंप्लीट क्या कहते हैं आपके पास अकरेंस चेक नहीं हो रही है, तो ये तो चला गया, ये तो कट गया। अब जिस जगह पर 1 है तो 1 तो कट जाएगा, इसका मतलब 2 और 3 सही है, दोनों में है, 4 हमने चेक करना है। ये इस तरह की भी ट्रिक अप्लाई हो जाती है। नंबर 4, खैर यार मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, देखो। प्रोसीजर 2 एंड 3 address the assertion of completeness। देखते हैं कैसे। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट, ये क्या काम कर रहे हैं, ये जीआरएन को देखते हैं। अगर गुड्स आए तो उसको लिस्ट में देख लेते हैं कि जो भी सारा सामान 31 अक्टूबर तक का, सॉरी 31 मई का सारा सामान रिकॉर्डेड है। 31 मई का सारा सामान रिकॉर्डेड है, बोला हाँ सारा सामान रिकॉर्डेड है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटनेस है। नंबर 3, 10 सप्लायर इंक्लूडेड इन द लिस्ट रीपरफॉर्म द सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। ठीक है, 10 सप्लायर्स इंक्लूडेड इन द रिस्क, उसको ये लोग रीपरफॉर्म कर लेते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है रीपरफॉर्म करने से कि पूरा का पूरा सारा काम सही हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि रिकंसिलिएशन के बाद आपके पास अकाउंट एडजस्ट जहां होने चाहिए वहां एडजस्ट भी कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास कंप्लीटनेस कहलाती है। प्रोसीजर 2 एंड 3 एड्रेस द असर्शन ऑफ क्या बेटा आपके पास, कंप्लीटनेस। नंबर 2, प्रोसीजर 2 uses the least reliable forms of evidence as compared with procedure number 1 and 3। इसको भी जरा देख लेते हैं। लीस्ट रिलायबल मतलब कम। प्रोसीजर, अच्छा देखो, पहले में क्या है, इनवॉइस। इनवॉइस कौन देता है, सप्लायर। इनवॉइस कौन दे रहा है बेटा आपके पास, सप्लायर, यानी कि एक्सटर्नल पार्टी दे रही है, रिलायबल है। सेकंड देखो क्या लिखा है, सेकंड में बैंक ले जाए, ट्रेस द अमाउंट टू द रिलेटेड जीआरएन, और अपनी चीजों को चेक कर रहा है, रिलायबल है, ये ओन जनरेटेड रिकॉर्ड्स है ना। और तीसरे में क्या लिखा हुआ है, सप्लायर स्टेटमेंट भेजता है। सप्लायर स्टेटमेंट, ये भी सप्लायर भेज रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट हमारा इंटरनल जनरेटेड नहीं होगा ना बेटा, जो डॉक्यूमेंट हमारा इंटरनल जनरेटेड नहीं होगा, जो डॉक्यूमेंट हमारा इंटरनल जनरेटेड नहीं होगा वो ज्यादा रिलायबल होगा। आप अपने रिकॉर्ड से चीजें देख रहे हो, आप अपनी चीजें देख रहे हो, तो ये सब क्लाइंट जनरेटेड है। क्लाइंट जनरेटेड ना, जीआरएन में चेक कर रहे हो बेटा, जीआरएन अपना खुद का जनरेटेड है। और वहां पे चीजें क्या है, जो डॉक्यूमेंट मेरा अपना खुद का इंटरनल होगा तो बेटा उसमें तो फिर ये चीज नहीं है ना, जो एक्सटर्नल जनरेटेड होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो लिहाजा सही लिखा हुआ है 2 3 4 भी पढ़ते हैं क्या लिखा है। नंबर 4 में बेटा आपके पास इसमें लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर 3 if supplier statements have not been retained by the company, the auditor should contact the supplier directly। क्या लिखा हुआ है, अगर सप्लायर स्टेटमेंट नहीं है, अगर सप्लायर स्टेटमेंट नहीं है तो ऑडिटर शुड कांटेक्ट द सप्लायर डायरेक्टली। बिल्कुल सही है, जिसको आप क्या कहते हो, सप्लायर स्टेटमेंट कॉन्फर्मेशन। क्या कहते हो बेटा, सप्लायर स्टेटमेंट कॉन्फर्मेशन। कि अगर तो आप मेरे पास आए, आपने मुझे बोला हारिस भाई बैंक की स्टेटमेंट दो, मैंने कहा बैंक की स्टेटमेंट नहीं, तो बैंक से कंफर्मेशन ले लो। आपने बोला हारिस भाई ये सप्लायर स्टेटमेंट, मैंने कहा नहीं है, तो आप सप्लायर से खुद कंफर्मेशन भेज दो। बात बिल्कुल सही है। सो 2 3 4 आपके पास इसका ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 5 बेटा, प्यारे बच्चों, नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। नंबर 5 में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग टेस्टिंग द पेबल बैलेंस several misstatements were found, which of the following is most appropriate initial response your firm should take। several misstatements were found, ये ड्यूरिंग टेस्टिंग पेबल बैलेंस, जब आप टेस्ट कर रहे थे तो आपको बहुत सारी गलतियां नजर आई हैं, बट मिसस्टेटमेंट नजर आई है। तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए बेटा, इनिशियल रिस्पॉन्स ये करना चाहिए, रिपोर्ट टू क्लाइंट नहीं, सजेस्ट द ऑडिट ओपिनियन नहीं। अब भाई गलतियां नजर आ रही हैं, तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग ऑन द स्पॉट, आपका ये इनिशियल ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स यही होगा ना बेटा, ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स आपके पास यही होगा, ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स आपके पास यही होगा। इतनी गलतियां नजर आ रही हैं, फटाफट टेस्टिंग अपने पास इंक्रीज कर दो। और लास्ट में क्या लिखा है, डिस्कस द इशू विद द ऑडिट मैनेजर। यार ऑडिट मैनेजर ने चीज आपको सिखा के भेजी है, आपको अप्लाई करनी है ये, ठीक है। सो दैट्स अ पॉइंट। और ये सारी चीजें, ये वाली भी माशाल्लाह हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई है लेक्चर, और हमने 2 केस ओडी उसमें किए, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।